वेलकम बच्चों। वेलकम डियर। आज का जो सीरीज है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव सीरीज, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पार्ट 01, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन बेटा हमेशा नीट में पूछा जाता है, जेईई में पूछा जाता है। तो कुल मिला के इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है वह 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में। और देखिएगा बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन अभी मैं बोलूँगा अभी कि देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन नीट में, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, ठीक है। नीट और जेईई में है, आईटी एडवांस में तो है नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब ये 13 क्वेश्चन कैसे हैं, स्टार्ट होते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चलता रहेगा, मैं पढ़ता रहूँगा, सॉल्व करता रहूँगा, ऑप्शन टिक करता रहूँगा। आप लोग पॉज कर लीजिएगा जब क्वेश्चन चलेगा, अपने लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर नहीं आएगा तो फिर से लगाइएगा, देख के लगाइएगा। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन 8.1 क्वेश्चन, 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी में क्लास 12 का, इसलिए 8.1 मैंने लिखा है। 8.1 क्वेश्चन कर रहा है कि one require 11 electron volt of energies to dissociate a carbon monoxide molecule into carbon and oxygen atom. The minimum frequency of the appropriate electromagnetic radiation to achieve the dissociation lies विजुअल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, माइक्रोवेव रीजन। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन नीट में आया हो चुका है, मेरे नीट प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया है। तो बेटा एनर्जी कितनी दी गई है, E = 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लेमडा निकाल दें, अगर लेमडा निकाल दें 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम आएगा तो गामा रेज आएगा, 0.1 से 100 तक आएगा तो यक्स रेज होगा, 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक आएगा, यूवी रीजन होगा 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक आएगा। तो आपका क्या होगा, विजिबल रीजन होगा 7000 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर तक आएगा, इंफ्रारेड होगा 1 मिलीमीटर से मीटर तक आएगा, तो इसका मतलब माइक्रोवेव होगा, और मीटर से किलोमीटर के रेंज तक आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका रेडियो वेव होगा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसमें E = 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E = आपको मैंने बताया है कि 12400, ये देखिए लेमडा एंगस्ट्रॉम में होता है। अगर इस तरह से करेंगे तो ये आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो लेमडा देखिए क्या आता है, लेमडा = 12400, और ये इलेक्ट्रॉन दिया 11 दिया है, तो 11 से एक बार करीब गया, एक बार गया करीब, ठीक है 3 बचा, तो 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सते 77, इतना एंगस्ट्रॉम करीब आ रहा है। और आप जानते हैं कि यूवी रीजन जो होता है, यूवी रीजन वह 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें अल्ट्रावायलेट रीजन सही होगा। कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है डियर। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 8.2 पे बेटा, ठीक है। देखिए कितने छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन हैं, और इसी पैटर्न को फॉलो किया है नीट और जेईई। और ये 13 क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मिल भी जाएगा, देखिएगा मिल भी जाएगा इसी में से। अब चलिए 8.2 को चलते हैं, देखते हैं 8.2 कहता है क्या। देखो भाई 8.2 को देखते हैं। 8.2 का रहा एक लीनियर पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, E = E0I, लीनियर पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। E = कितना, E0I कैप cos kz - ओमेगा t, cos kz - ओमेगा t इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन और एट z = a, मतलब किसी भी प्लेन पे क्या है ये, इस तरह देखिए इंसिडेंस कर रहा है। एज्यूमिंग दैट द मटेरियल ऑफ वॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ये देखिए जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, देयर इज नो फेज डिफरेंस, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इनका जो फेज डिफरेंस होता है वह कितना होता है, कुछ नहीं, केवल डायरेक्शन बदल रहा है। तो केवल देखिए डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन का मतलब ये देखिए प्लस जेड कैप में जा रहा था तो अब माइनस जेड कैप में आएगा, तो माइनस जेड कैप में आएगा तो क्या हो जाएगा, E = E0I कैप cos -kz, ये रिफ्लेक्टेड वाला, और माइनस ओमेगा टी। आपको पता होना चाहिए cos - थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है।
तो यहाँ क्या करेंगे, ई आर इक्वल टू ई नॉट आई कॉस के एक्स प्लस क्या होगा, ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो इसमें कौन सा आंसर सटीक होगा, इसमें दूसरा वाला सटीक होगा। यही अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं देता, ऑप्टिकली एक्टिव देता, तो बेटा इसमें पाई का फेज डिफरेंस भी होता, ये ध्यान रखिएगा, पाई का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पाई का फेज डिफरेंस भी होता, तो ये आपका हो गया 8.2 क्वेश्चन। कौन सा हो गया, 8.2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 8.3 की ओर चलते हैं, क्या है। चलिए भाई, छोटी छोटी बातें को देखिए किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे। 8.3 पे चलते हैं, आइए 8.3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। लाइट वेव एनर्जी फ्लक्स दिया है, इंटेंसिटी दे दिया है, इंटेंसिटी 20 वाट पर मीटर स्क्वायर। सरफेस हैज एन एरिया दे दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल मोमेंटम टाइम दे दिया है 30 मिनट। आपसे टोटल मोमेंटम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल मोमेंटम। तो बेटा आपको मैंने कई छोटे छोटे फार्मूले बताए हैं कि पहले देख लीजिए, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस कोई भी इस तरह से अगर, तो ये टोटल मोमेंटम एच बाई लेमडा होता है। टोटल मोमेंटम क्या होता है, एच बाई लेमडा होता है। P2 तो 0 है यहाँ। तो इस पर तमाम तरह के फार्मूले हैं, ठीक है। जैसे अगर फोर्स पूछे, IA बाई सी होता है। प्रेशर पूछे, I बाई सी होता है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में प्रेशर पूछे तो I बाई, ठीक है। यही अगर मोमेंटम पूछे तो मोमेंटम एच बाई लेमडा होता है या E बाई सी होता है। ये देखिएगा, मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, ये प्रेशर है। तो बेटा अब हमको क्या फाइंड करना, मोमेंटम। तो आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो बोलिए, है कि नहीं, ये तो है। इस चीज़ों को मैंने आपको फार्मूले के रूप में बताया है, ठीक है। इसके पहले वाले में जो नीट वाला दिया है प्रीवियस ईयर, उसमें मैंने इसको क्या एक्सप्लेन भी किया है। तो ये देखिए, P मोमेंटम अपॉन टी इक्वल टू IA बाई कितना हो गया, C हो गया, या P मोमेंटम यानी मोमेंटम आपको बताना है, IA T बाई कितना हो गया, C। अब खुद देख लीजिए बच्चों, I दिया है कि नहीं, A दिया है कि नहीं, T दिया है कि नहीं, और लाइट की स्पीड आपको पता है कि नहीं। कैलकुलेशन आप करेंगे, छोड़ मत दीजिएगा। जैसे हम बोल दे रहे हैं कि क्या ये ऑप्शन सही होगा, ऐसे आप मत निकलिएगा, कैलकुलेशन जरूर करिएगा, प्लीज़ मेरी बात मानिएगा। क्योंकि 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन केवल ऐसे ही गलत हो जाते हैं, बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता, प्लीज़, ठीक है। इस बात को जो कर रहे हैं मैं अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चे जब लौट के आए तो कहें सर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई, फार्मूला तो याद था, सॉल्व भी नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए बेटा प्लीज कैलकुलेशन को क्या है, इग्नोर मत करिएगा। ये 60 दिन आपके क्या है, बड़े कीमती हैं। इन 60 दिन में आप तकदीर रच सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं, अपने आप को क्या एक अच्छे फील्ड में ले जा सकते हैं। तो P मोमेंटम क्या हो गया, IA T बाई कितना हो गया, C हो गया, I हो गया, A हो गया, T हो गया, क्या हो गया, C हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 8.3 का कौन सा होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें रखेंगे। अब चलते हैं 8.4 पे चलते हैं। क्या करा, 8.4, एक एक चीज को आराम से समझते चलिए। 8.4 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 8.4 क्वेश्चन कौन सा है भाई, 8.4 क्वेश्चन जो है ये आपका 8.4 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 8.4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब, कितना वाट बल्ब दिया है, P1 इक्वल टू 100 वाट दिया है। क्या डिस्टेंस क्या दिया है, 3 मीटर दे रहा है, ठीक है। इज E, इंटेंसिटी कितनी है, E है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाई रेडिएटिंग कमिंग फ्रॉम 200 वाट बल्ब, 200 वाट बल्ब, डिस्टेंस वही है, ठीक है, 3 मीटर। ये कह रहा E डैश क्या होगा, ये तो कहा जा रहा है। तो चलिए जरा पावर और इलेक्ट्रिक फील्ड में रेशियो बताइए। तो मैंने बेटा थियरी पढ़ाते वक्त, बेसिक पढ़ाते वक्त जब नीट प्रीवियस ईयर बताया था तो उसमें बेसिक बताया था कि जो इंटेंसिटी होता है, एवरेज इंटेंसिटी जो होता है, याद रखिएगा, पॉइंटिंग वेक्टर भी इसको कहते हैं एवरेज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, ये होता है 1/μ0 E क्रॉस B होता है। याद करिएगा बेटा, थोड़ा सा बात को याद रखिए। फार्मूले में मैंने ये नीट प्रीवियस ईयर में मैंने सब बेसिक फार्मूला बता दिया है, एकदम शॉर्ट। हमने कहा कि 35 बातें बताई थी शायद, 35 बातों पे ही आपका सारा सब कुछ दिया है। अब देखिए, आप जानते हैं C इक्वल टू E/B होता है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/C। तो बोलिए 1/μ0 E² अपॉन C।
भाई C इक्वल टू E बाई बी होता है ना, ये तो होता है, सबको पता होगा। अब देखिए एवरेज इंटेंसिटी जो हो गया बेटा, एवरेज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E का स्क्वायर हो गया। एवरेज इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। देखिए पावर अपॉन एरिया, तो अब देख रहे हो पावर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हो गया, देखो पावर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन, देखो आ गया कि नहीं, अरे लाया कहीं ना कहीं से लाया, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होता है, तो पावर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हो गया, ये देखिए पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E का स्क्वायर। बोले भाई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E का स्क्वायर हो गया कि नहीं, तो E का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट P। ठीक है, अब देख लीजिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट P, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, E अपॉन E डैश इक्वल टू रूट में 100 अपॉन 200, 100 अपॉन 200, यही तो हो गया, या E डैश इक्वल टू क्या हो गया, E रूट 2। अब बताइए कोई ऑप्शन है E रूट 2 जो आपको दिख रहा हो, ठीक है, E रूट 2 दिख रहा है कि क्या है, 100 वाट, अरे सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, ये 50 वाट है, 50 वाट है, सॉरी ये 50 वाट है, 50 वाट है, दूसरा पावर 50 वाट दिया था, तो ये 50 वाट, तो ये क्या हो जाएगा, ये E बाई रूट 2 हो जाएगा बेटा, E बाई रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, E बाई रूट 2 हो गया, बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, तो समझ गए। तो ये फार्मूला आपका मेन है, करो फार्मूले की रटाई तब शुरू होगी पढ़ाई, ये याद रखना है, बहुत बड़ा मंत्र है, शुरू होगी पढ़ाई, खत्म नहीं होगी, शुरू होगी। स्टार्टिंग करने के लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज इंटेंसिटी 1/μ0, इसको पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं, E क्रॉस B होता है, और ये रिलेशन आता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये आपका तीसरा ऑप्शन हो गया इसका। अब चलते हैं 8.5 पे चलते हैं। 8.5 क्या कह रहा है भाई, चलिए 8.5 पे चला जाए। 8.5 कहा जा रहा है कि E एंड B रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, E एंड B रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, E और B जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा, देखिएगा, E एंड B रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग। ठीक है, कैसे होगा डायरेक्शन, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन होता है हमेशा इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो कह रहा है कि मतलब कैसे होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनका जो डायरेक्शन होता है उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तभी आपका क्या होता है, C इक्वल टू, ये क्या होता है, C इक्वल टू E बाई बी होता है। और वेक्टर फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में इसी चीज़ को लिखते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में इसी चीज़ को लिखते हैं तो V इक्वल टू E क्रॉस B। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू E क्रॉस B। परपेंडिकुलर टू क्या, देखिए परपेंडिकुलर टू E क्रॉस B होता है हमेशा, तो E क्रॉस B के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, कभी B क्रॉस A के नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 वाला सही होगा। 8.5 का कौन होगा, 4। अब चलते हैं 8.6। चलिए भाई 8.6 क्या है, जरा देखिए 8.6 क्या है। देखिए भाई 8.6 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 8.6 कर रहा है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी है नीट जेई में। द रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, मतलब रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी कर रहा है, कितना होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देख ही रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज डेंसिटी का नाम आपने सुना होगा, एवरेज डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज, ठीक है, डेंसिटी कहते हैं। या इंटेंसिटी कितना होता है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ½ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए इसी का भी मल्टीप्लाई होता है, ½ B² बाई μ0 इंटू C।
जैसे एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, लेकिन अगर सी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट सी का, दोनों का रेशियो निकालिए। तो ये देखिए सी कट गया, हाफ हाफ कट गया, ये कट गया। अब देख रहे हो क्या आ रहा है, बोलो भाई, ये आ रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बच्चों बताओ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कहते हो, 1/c², 1/c² कहते हैं नहीं, बहुत बार पूछा है डायमेंशन में। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/c², और e/b क्या होता है, c का स्क्वायर। अभी बताइए, कट गया, 1/1 आ गया। तो अब बोलो 8.6 का कौन सा ऑप्शन सही है, 8.6 का आपका तीसरा सही है, 8.6 का कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड सही है। ठीक है, 8.6 का थर्ड सही है। अब चलते हैं आगे चलते हैं 8.7 पे चलते हैं। चलिए भाई 8.7 पे चलते हैं। 8.7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8.7 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। करा कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट्स आउटवर्ड फ्रॉम ए डाइपोल एंटीना विथ ई नॉट एज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। The electric field E naught which transports significant energy from the surface falls off H। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके लिए आप ये फार्मूला देख सकते हैं। ये देखिए, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये देखिए, ये क्या होता है, -d∅b अपॉन क्या होता है, dt। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये देखिए, ये B.dl, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए B.dl इक्वल टू क्या होता है, ये म्यू नॉट IC प्लस d∅, मतलब क्या होता है, IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d∅ बाई क्या होता है, dt होता है। तो देख रहे हो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो आखिरकार जो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों में किस टाइप का रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा, जरा देख लेते हैं। तो चलिए इस फार्मूले को हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो भाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो ये देखते हैं हम आर रेडियस में, ये हम क्या करते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ये देखिए dB/dt ले लिया हमने, और देख लिया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है पूछा है, तो मान लीजिए r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन निकालना है। ये देखिए, r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन निकालना है इसके सेंटर से। हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा एक डीएल एलिमेंट ले लेते हैं। ये देखिए, छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया हमने, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेते हैं, और ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ई इन डॉट डीएल इक्वल टू -d/dt, और ये क्या हो गया, बी ए हो गया। क्यों भाई, बी ए हो गया। ये देखिए, ई इन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो गया, 2πr हो गया, जितने में जहाँ तक फाइंड करना है ये पूरा 2πr हो जाएगा, 2πr हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे dB/dt तो कांस्टेंट है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r नहीं, केवल इसका एरिया लिया जाएगा जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो dB/dt, ठीक है। ई इन क्या हो जाएगा, ई इन हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, -r² dB/dt, और ये अपॉन 2r हो जाएगा। देखिए, r कांस्टेंट, dB कांस्टेंट, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, आर आ रही है। बोले भाई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंटीना के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा, वो क्या होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, तो इसमें कौन सा रिलेशन होगा, 8.7 में तीसरा रिलेशन होगा, तीसरा सही होगा। कौन सा सही होगा, 8.7 में तीसरा सही होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों को जानते रहिए, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं, ये ध्यान रखिए। तो तीसरा सही होगा। अब आ जाते हैं 8.8 पे आ जाते हैं। चलो भाई, अब 8.8 पे आ जाओ। 8.8 चलो भाई 8.8 पे आ जाओ।
8.8 का रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग द जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है E इक्वल टू देखिए E1 I कैप प्लस E2 J कैप, और ये क्या दिया है कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी दिया है, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी दिया है, देखिएगा कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कॉस के जेड माइनस ओमेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन करा। द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज B इक्वल टू 1/c E1 I कैप प्लस E2 J कैप कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलरली पोलराइज्ड, द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज प्लेन पोलराइज्ड। तो एक बात तो एकदम सत्य हो रहा है जो चौथा वाला ऑप्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होता है और ट्रांसवर्स वेव होने के नाते ये प्लेन पोलराइज्ड होता है, और ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है उसमें। तो ये तो पक्का हो रहा है 4 की द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्लेन पोलराइज्ड। अब देखते हैं कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो बेटा आप जानते हैं, ठीक है, सब कुछ आपको पता है, C इक्वल टू E बाई क्या होता है B होता है, तो ये बोलिए B इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाई कितना C, कुछ करना नहीं है, एकदम बहुत आसान है, E बाई C, बाकी सब तो वही है, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बाकी प्रोपेगेशन तो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये जो जेड डायरेक्शन में आपका प्रोपेगेशन बता रहा है। तो अब E क्या है ये बताइए, E1 I कैप प्लस E2 J कैप अपॉन C कॉस के जेड माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो बताइए क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आ गया। अब इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सही है, 1,4 सही है, 1 और 4 सही है, ठीक है भाई। अब चलते हैं 8.9, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 8.9, जेई वही में तो 2-3 बार है, नीट में भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, खूब बना के आया है, थोड़ा वेक्टर से रिलेटेड है, इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा वेक्टर भी जानना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 8.9, चलिए भाई 8.9 क्या हो गया, क्या कैसे कह रहा है, चलिए भाई 8.9 का रहा है, पढ़ते हैं पहले। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस में क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, देखिए जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में इसका इक्वेशन है, ये देखिए जेड एक्सिस में ये ट्रेवल कर रही है, मतलब जेड एक्सिस का मतलब के कैप में, इसका जो इक्वेशन है E इक्वल टू E0 वेक्टर फॉर्म में है, और ये क्या कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग जेड एक्सिस करा फॉलोइंग रिलेशन कौन सही है, द एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड, द एसोसिएट इलेक्ट्रिक फील्ड K डॉट E, K डॉट B, K क्रॉस E, K क्रॉस B 0, मतलब चारों ऑप्शनों में क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले इस चित्र को देखिएगा तब जाके कोई ऑप्शन को ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको ध्यान देंगे तो सब सही हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ये आपका क्या चलाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखिए मैग्नीट्यूड है, और ये इसका ये इसको हम क्या कहते हैं I कैप कह दे रहे हैं, क्या कह दे रहे हैं, और ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम J कैप कह दें। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर E इक्वल टू वह EI कैप होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B इक्वल टू क्या होगा, वह BJ कैप होगा। ये आप जानते हैं कि किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेक्टर बनता है, किसी भी मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह वेक्टर बनता है। तो वेक्टर E इक्वल टू EI कैप हो गया, वेक्टर B इक्वल टू BJ कैप हो गया। अब इसी बेसिस पे हमको दिमाग लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो पहला ऑप्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है तो ये सही है कि नहीं देख लेते हैं। तो ये बताइए सबसे पहली चीज, क्या वेक्टर बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी जे कैप लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए लिख सकते हैं बी जे कैप, बी मैग्नीट्यूड है। और जरा इस चक्र को भी ध्यान रखिएगा, आई जे और के, बोलो भाई। तो बताओ J को क्या लिखा जा सकता है, K क्रॉस I क्या होगा, J होगा, K क्रॉस I J होगा। तो क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, K क्रॉस I J होगा। आप जानते हैं C इक्वल टू E बाई बी होता है, C इक्वल टू E बाई बी होता है, C इक्वल टू E बाई बी होता है। तो क्या B इक्वल टू E बाई C नहीं होगा, K क्रॉस I,
ठीक है, अब देखिए जरा E/C को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये K एक ही से मल्टीप्लाई होगा, या तो इससे होगा या तो इससे होगा, तो इससे ना करें हम इससे कर दे रहे हैं। क्यों? अरे भाई हमारा मतलब छिपा है, हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। अभी देखिए EI कैप को क्या कहोगे? वेक्टर कहोगे, तो बोलो क्या हो गया? K कैप क्रॉस E/C। ठीक है, बोलिए देखिए आ गया कि नहीं? क्या मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस तरह का? अब ये सब आता है बच्चे भाग खड़े होते हैं, कहते हैं कि अरे सर ये क्या हो रहा है, ये कैसे आ रहा है, तो K क्रॉस E/C आया है। लेकिन अगर थोड़ा सा वेक्टर का प्रयोग करेंगे तो एकदम 100% आएगा। तो क्या पहले ऑप्शन को आप लोग टिक करना पसंद करेंगे? यानी पहला ऑप्शन 100% सही है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो E=EI कैप। अब चलो आई कैप क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, आई कैप J क्रॉस K को आई कहते हैं। चलिए भाई J क्रॉस I को E कहते हैं, सॉरी J क्रॉस K को कहते हैं। आप जानते हैं कि C=E/B होता है, तो E=C भी होगा। बोलो बच्चा लोग, सही है? E= क्या होगा? CB J क्रॉस K होगा बच्चा लोग। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हो गया, और ये देखिए BJ कैप क्रॉस K। अब बताओ BJ कैप को क्या कहोगे? वेक्टर भी कहोगे। क्या कहोगे? BJ को वेक्टर भी कहोगे। तो ये क्या हो गया? E=C। ठीक है, B क्रॉस K। B क्रॉस क्या? K। B क्रॉस K। तो कौन सा ऑप्शन? दूसरे ऑप्शन को भी टिक किया जाए। चलिए भाई दूसरे ऑप्शन को भी टिक किया जाए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बेटा द K.E = 0, K.B = 0। तो ये तो होगा ही K.E। ये बताइए क्या K E पे क्या है? K जो है वेक्टर E के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो देखिए आप यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, या बदल के भी देख सकते हैं। तो ये बताइए क्या आपको K वेक्टर ये क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर। तो ये बताइए K.E क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? K cos 90। और ये देखिए K परपेंडिकुलर टू B भी लग रहा है, तो क्या बताइए K.B 0 होगा कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब तीसरे को भी टिक किया जाए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चौथा क्या करा? K क्रॉस E 0। नहीं, K क्रॉस E 0 नहीं होगा, क्योंकि K और E क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो K cos sin 90 होगा, और sin 90 0 होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे? रॉन्ग है। तो कौन कौन सही हो गया? फर्स्ट सही हो गया, 2 सही हो गया, 3 सही हो गया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं 8.10 पे। 8.10 पे क्या कह रहा है, कैसे क्या चीज़ें हैं? 8.10 आ जाओ भाई, 8.10 पे चलते हैं। चलिए भाई 8.10। चलो भाई 8.10 पे देखते हैं। करा ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट अलोंग x डायरेक्शन कैन हैव द फॉलोइंग पेयर्स E क्रॉस B। E एंड B क्या होगा भैया? ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या है? तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये x डायरेक्शन बोला है, प्लस x डायरेक्शन या माइनस x डायरेक्शन नहीं बोला है। प्लस x डायरेक्शन या माइनस x डायरेक्शन नहीं बोला है। तो इसीलिए अगर प्रोपेगेशन x डायरेक्शन में है तो ये आपका EY हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है? ठीक है, ये BZ हो सकता है। ठीक, अब जैसा हो, प्लस और माइनस दोनों हो। मान लीजिए अगर प्लस x डायरेक्शन में है तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, और नहीं तो आपका क्या है? माइनस x डायरेक्शन में है तो ये EZ हो सकता है, ये BZ हो सकता है, क्योंकि भैया उनके प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है EX/BY। नहीं, EX/BY में तो EX क्या हो जा रहा है? पैरेलल टू प्रोपेगेशन हो रहा है, ये गलत है। दूसरा EY और BZ, हाँ हो सकता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा BX/EY, इसमें भी देखिए मैग्नेटिक बेल्ट के पैरेलल हो जा रहा है प्रोपेगेशन पैरेलल टू BX हो जा रहा है। क्यों भैया? एक्शन है, तो ये आपका नहीं हो सकता है।
चौथा क्या है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसलिए चौथा हो सकता है। तो कौन कौन सही है, 2 और 4 सही है। इसमें कौन कौन सही है, 2 और 4 सही है। ठीक है भाई, ये देखिए 2 और 4 सही है। अब चलते हैं 8.11 पे चलते हैं कि 8.11 क्या है। तो चलो भाई 8.11 पे चलते हैं, क्या है देखिए 8.11, देखो भाई 8.11 चल रहे हैं, क्या है, ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज। बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 10⁹ हर्ट्ज दी गई है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, तो भैया जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहला ऑप्शन विल हैव फ्रीक्वेंसी, यानी पहला क्या कर रहा है, विल हैव फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज, यानी पहला ऑप्शन सही कर रहा है। जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा कर रहा है गलत कर रहा है दूसरा। ठीक है, दूसरा इसमें रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा क्या हो गया, विल हैव वेवलेंथ 0.3 मीटर। अब वेवलेंथ के लिए तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, C = F लैम्डा होता है। ठीक है, या लैम्डा = क्या हो जाएगा, C/F, C = F लैम्डा होता है। ठीक है, C 3 × 10⁸ और ये 10⁹, ये देखिए 0.3 मीटर, एकदम सटीक कर रहा है। तीसरा भी एकदम सही है। चौथा कर रहा है फॉल इन द रीजन ऑफ रेडियो वेव, फॉल इन द रीजन ऑफ रेडियो वेव, तो रेडियो वेव के रीजन में आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि गामा रेज 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, एक्स रेज आप जानते हैं 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और ये देखिए यूवी आपका 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। विजिबल आपका क्या होता है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इंफ्रारेड कुछ 7000 से 1 मिलीमीटर तक होता है, मिलीमीटर तक। माइक्रो 1 मिलीमीटर से कुछ मीटर तक होता है। ठीक है, मतलब मीटर से कम रहता है, मीटर से 10⁻³ के ऑर्डर का होता है करीब। ठीक है, 10⁻³ या 10⁻² के ऑर्डर का होता है। और ये मीटर से लेके किलोमीटर तक आपका क्या होता है, ये रेडियो वेव आता है। देखिए माइक्रो जो होता है मीटर से कम होता है, 10⁻² या 10⁻³ के ऑर्डर का होता है, 10⁻² या 10⁻³ के ऑर्डर से कम होता है, मिलीमीटर से लेके ये होता है। तो अब ये देखिए 0.3 मीटर ये किस में गया, रेडियो वेव में जा रहा है। किस में जा रहा है, रेडियो वेव में जा रहा है। भाई ये सब याद रखिएगा, रेडियो वेव में जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने शॉर्ट रिवीजन आपको दे दिया है, रेडियो वेव में जा रहा है। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा इसमें, ये जो सही होगा आपका यहाँ पे 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी है सही है। दूसरा इसमें क्या है, गलत है। दूसरा इसमें क्या है, गलत है। अब चलते हैं 8.12 पे। चलो भाई 8.12 पे चलो। 8.12 क्या करा है, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है। 8.12 की तरह का भी क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। चलिए 8.12 चलते हैं, क्या है 8.12 करा, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी चार्ज। अब देखिए अभी जैसे नीट में पूछा गया था कुछ साल पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो क्या है, पहला मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा है मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, तीसरा है एट रेस्ट, चौथा है फॉलिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बताता है। पहला कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो केवल E और B बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा, इसलिए पहला सही नहीं है। दूसरा कह रहा है मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो देखिए वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन होता है, और चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट होता है तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है आपका एट रेस्ट, रेस्ट पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे केवल E प्रोड्यूस करता है और कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। चौथा कह रहा है
ठीक है, फॉलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिए फॉलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल करेगा तो उस पर एक्सेलरेशन आएगा, एम ए इक्वल टू ई ई या ए इक्वल टू ई ई बाई एम। तो बताइए एक्सीलरेट आया कि नहीं, और एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी, तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, दूसरा और चौथा सही होगा, यानी दूसरा और चौथा सही होगा। ये आपका हो गया 8.12, दूसरा और चौथा सही हो गया। अब चलते हैं 8.13 पे चलते हैं। चलिए भाई 8.13 क्या हो जाएगा, 8.13, चलिए भाई 8.13 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा 8.13, आइए भाई 8.13 का रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी आई फॉल्स ऑन द सरफेस केप्ट इन द वैक्यूम, एक्सर्ट रेडिएशन प्रेशर P ऑन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू। अब देखिए इसका हम सब बता दे रहे हैं, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये क्या है, परफेक्टली, ठीक है, एब्जॉर्बिंग सरफेस, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी में सारा भी चार्ट बना दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस और ये आपका परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों चीज़ें हमेशा के लिए याद रखिए, कहीं फिर टेंशन नहीं रहेगा। ये देखिए ये P1 इक्वल टू एच बाई लेमडा, और ये देखिए ये P2 इक्वल टू माइनस एच बाई लेमडा, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है, ये P1 इक्वल टू एच बाई लेमडा या P2 इक्वल टू माइनस एच बाई लेमडा, या यही आपका ये देखिए ये इसमें P1 इक्वल टू एच बाई लेमडा होता है और P2 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो पहला चीज़ बेटा इसमें ज़रा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ट्रांसफर्ड मोमेंटम, ट्रांसफर्ड मोमेंटम, देखिए ट्रांसफर्ड मोमेंटम क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा P इक्वल टू एच बाई लेमडा या ई बाई सी या आई ए टी बाई सी, समझ रहे हो, आई ए टी बाई सी। आई बोले तो इंटेंसिटी, ए बोले तो एरिया, टी बोले तो टाइम, ई बोले तो एनर्जी, लेमडा बोले तो वेवलेंथ, या यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू 2h बाई लेमडा 2e बाई सी और 2ia बाई सी, 2ia बाई सी, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पूछता है फोर्स, पूछता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, ये देखिएगा फोर्स F इक्वल टू एच बाई लेमडा टी या ई बाई सी, ठीक है, या आई ए बाई सी टी, ठीक है। क्या हो जाएगा एफ बाई, ठीक है, ए, या ये फोर्स क्या हो गया, आई ए बाई कितना सी, यहाँ क्या हो गया फोर्स, ठीक है, यहाँ 2h बाई लेमडा टी या 2e बाई सी टी या 2ia बाई सी। फिर प्रेशर पूछता है, प्रेशर आप जानते हैं, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो h बाई लेमडा टी ए ई बाई ए टी सी या आई बाई सी, या क्या हो जाएगा आई बाई सी, या प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, 2h बाई लेमडा टी ए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2e बाई सी टी ए, और ये क्या हो जाएगा 2i बाई सी। बस आज तक इन्हीं सबसे जो क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। आई बोले तो इंटेंसिटी या फ्लक्स इसको कहते हैं, टी बोले तो टाइम, ए बोले तो एरिया, सी बोले तो लाइट की स्पीड, ई बोले तो एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एनर्जी, ई बोले तो एनर्जी। अब ये ध्यान रखना बेटा, ई बोले तो एनर्जी, ठीक है। अब इसी में आप देख लीजिए, अब इसी आधार पे इसको जरा पहले देख लीजिए। पहला ऑप्शन का रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी इफ द वेव इज टोटली एब्जॉर्ब, तो ये टोटली एब्जॉर्ब है, तो देखिए रेडिएशन प्रेशर आई बाई सी है, ठीक है, इसका मतलब पहला सही बोल रहा है, पहला एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा बोला रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी वाज टोटली रिफ्लेक्टेड, नहीं, टोटली रिफ्लेक्टेड में 2i बाई सी है। तो तीसरा बोला है रेडिएशन प्रेशर 2i बाई सी द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड, इसका मतलब तीसरा भी एकदम सही बोल रहा है। चौथा बोला रेडिएशन प्रेशर इज रेंज
पी आई बाई सी टू 2y बाई सी, सही है। अब भाई आई बाई सी से लेके 2i बाई सी तक ही रहेगा। जैसे अगर थीटा एंगल पे भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, थीटा एंगल पे भी अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखिए अगर थीटा एंगल पे मान लीजिए अगर ये थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है इस तरह से, थीटा इधर से, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आई कॉस थीटा अपॉन कितना, आई कॉस थीटा अपॉन सी हो जाएगा, ये प्रेशर हो जाएगा। यही अगर यहाँ, ठीक है, इधर से थीटा एंगल दिया गया है, इधर से थीटा एंगल दिया गया है, तो आई साइन थीटा अपॉन सी हो जाएगा। और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू प्लस और -1 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, चौथा ऑप्शन भी सही कह रहा है कि जो प्रेशर है 2i बाई सी और i बाई सी के बीच लाई करेगा, ठीक है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इनके बीच में लाई करेगा। तो ये बेटा 13 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। अब इन 13 क्वेश्चन से ही आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से मैं अभी सेकंड पार्ट की सीरीज में एनसीईआरटी के सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ चैप्टर मेरे बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्पिटिटिव फिजिक्स पे, ठीक है, विथ SKR सर पे मैं क्या है आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और हम दोनों लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर कुछ नया इतिहास रचा जाए, कुछ नया कीर्तिमान रचा जाए। ये 60 दिन आपको क्या है, आपके जीवन के सबसे कीमती पल हैं। इन पे अगर आप फोकस करेंगे, 60 डेज़ बचे हुए हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब ये नहीं कि वीडियो आपको 20 जुलाई को देखें तो कहें कब से, मैं सब 26 जुलाई के 60 दिन पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 60 दिन बचे हुए हैं बेटा, और 60 दिन क्या होता है, तकदीर आप रच सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं, आपकी तकदीर में 4 चांद लग सकता है। तो ऊपर वाला करे कि आप लोग खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, ठीक है, और बहुत परफेक्ट डॉक्टर हों, और कोरोना जैसे जितने भी बायोलॉजिकल वार हों उनको आप क्या है मात दें, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।